आधुनिक हिंदी कहानी के इतिहास में स्वर्गीय विशंभरनाथ शर्मा कौशिक अपनी मौलिक कहानियों के कारण विशेष स्थान रखते हैं। श्री कौशिक जी का जन्म अश्विन कृष्ण 1 संवत 1948 रविवार को अर्थात सन 1891 में अंबाला छावनी में कौशिक गोत्रीय आदि गौड़ वंश में हुआ। आपके पूर्वज सहारनपुर जिले के गंगोह नामक कस्बे के निवासी थे। आपके पिता पंडित हरिश्चंद्र जीविकावश अंबाला चले गए थे और वहीं फौज में स्टोर कीपर हो गए थे। श्री कौशिक जी के 4 भाई और 1 बहन थी। इनके दादाजी के भाई पंडित इंद्रसेन कानपुर में रहने लगे थे और वहीं उन्होंने वकालत पास कर काम प्रारंभ किया। वे निसंतान थे, इसलिए विशंभरनाथ जी को उन्होंने 4 वर्ष की उम्र में ही अपना दत्तक पुत्र बना लिया था। तभी से कौशिक जी अंबाला से कानपुर आ गए और वे कानपुर के ही निवासी बन गए। कौशिक जी ने मैट्रिक तक शिक्षा ग्रहण कर स्कूल में ही फारसी उर्दू भी पढ़ा। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत की शिक्षा प्राइवेट ग्रहण की। साहित्य के अतिरिक्त कौशिक जी की संगीत और फोटोग्राफी में भी अभिरुचि रही। आप पहले रागिब उपनाम से उर्दू में कविता भी लिखा करते थे। आप 1909 के आसपास उर्दू छोड़कर हिंदी में आए। प्रेमचंद की भांति आपको भी हिंदी में बहुत आदर प्राप्त हुआ। फिर भी कभी कभी आप उर्दू में भी लेख लिखते रहे। श्री कौशिक जी का लेखन कार्य सन 1911 से प्रारंभ होता है। पहले आपकी कहानियां कानपुर के साप्ताहिक जीवन में प्रकाशित हुई थी। सन 1912 में आपकी पहली कहानी रक्षाबंधन सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वे हिंदी लेखक बनने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को देते हैं। अब कौशिक जी की रचनाएं। कौशिक जी का कथा साहित्य विशाल है। उन्होंने नाटकों के अनुवाद, जीवन चरित्र, उपन्यास, कहानी संग्रह आदि लिखे हैं। यदि हम उनकी कृतियों की सूची बनाएं तो वह क्रमानुसार इस प्रकार हो सकती है। पहला, मिलन मंदिर, जो कि बंगला नाटक का अनुवाद है। दूसरा, अत्याचार का परिणाम, ये भी बंगला नाटक का अनुवाद है। तीसरा, गल्प मंदिर, ये मौलिक कहानी संग्रह है। चौथा, जरीना, जो रूस की महारानी का जीवन चरित्र है। पांचवा, रूस का राहु, रूसी महाराजा के सलाहकार रासपुतिन की जीवनी है। छठा, चित्रशाला, ये 2 भागों में है और मौलिक कहानी संग्रह है। 7वां, माँ, मौलिक उपन्यास है। 8वां, भिखारिणी, जो ये भी मौलिक उपन्यास है। 9वां, मणिमाला, जो मौलिक कहानी संग्रह है। 10वां, संसार की असभ्य जातियों की स्त्रियां, ये संकलित है। और 11वां, कल्लोल, मौलिक कहानी संग्रह है। फिर अंत में दुबे जी की चिट्ठियां, जो कि विजयानंद दुबे के कल्पित नाम से लिखी हुई है। ये व्यंग्यात्मक चिट्ठियां हैं। जिस समय आपने कहानी सृजन प्रारंभ किया, उस समय हिंदी में कहानी लिखने वाले लोग बहुत कम थे। श्री गोपाल राम गहमरी छोटे बड़े जासूसी उपन्यासों और कहानियों द्वारा घटना प्रधान कहानियों की सृष्टि कर रहे थे। गहमरी जी की छोटी मोटी कहानियां है मित्र, आज, गृहस्थ तथा हिंदुस्तान में प्रकाशित हो रही थी। इनमें ऐसी आकर्षक घटनाओं का जमघट था जिनको पढ़ने में लोगों की रुचि अधिक थी। इन कहानियों की भाषा सरल और स्पष्ट थी। दूसरी ओर पंडित गुलेरी मनोवैज्ञानिक कहानियों का सूत्रपात कर रहे थे। श्री किशोरीलाल गोस्वामी ने कौतूहल प्रधान साहित्य की रचना प्रारंभ कर दी थी। श्री ज्वाला दत्त शर्मा ने परिपक्व कहानियां लिखनी प्रारंभ कर दी, किंतु आधुनिक कहानी के निर्माताओं में प्रसाद,
प्रेमचंद के साथ कौशिक जी वृहत्त्रयी में शामिल किए गए। ये तीनों कहानीकारों ने आधुनिक हिंदी कहानी की गुरुता में अपूर्व वृद्धि की है। पंडित विशंभरनाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद परंपरा के प्रमुख कथाकार हैं। इन्होंने उत्कृष्ट सामाजिक कहानियों का सृजन करते हुए हिंदी कथा जगत में प्रेमचंद के समकक्ष ही अपना स्थान प्रतिस्थापित किया है। हिंदी कथा साहित्य के विकास का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने भी प्रेमचंद के सदृश ही परिवार और समाज को अपनी कहानियों का मूल आधार बनाकर कहानी कला को नए आयाम प्रदान किए हैं। प्रेमचंद परंपरा को परिपुष्ट बनाकर भविष्य की ओर उन्मुख करने वालों में कौशिक जी निस्संदेह अग्रणी कथाकार हैं। प्रेमचंद, प्रसाद, कौशिक, सुदर्शन, ज्वालादत्त शर्मा आदि ने मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर यथार्थ की भूमि पर आदर्शवादी कहानियों की रचना की, जो जन जीवन के अधिक निकट है। कौशिक जी मूलतः सामाजिक कथा साहित्य के प्रणेता थे। हिंदी कहानी के क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं, पारिवारिक घटनाओं और मूल्यांकन को प्रस्तुत करने वाले आप प्रथम लेखक थे, जिन्होंने आदर्शवाद के उस दृष्टिकोण को अपनाया जो तत्कालीन भारतीय साहित्य की मूल परंपरा थी। प्रेमचंद की भांति ही कौशिक जी ने भी पारिवारिक सामाजिक कहानियों के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। शायद यही कारण है कि कौशिक जी की गणना प्रेमचंद संस्थान के कहानीकारों में होती है। उन्होंने अपनी कहानियों में न्यूनाधिक रूप में प्रेमचंद की कहानी कला का अनुसरण किया है और समाज के साधारण और मध्यम वर्ग के जीवन का चित्रण भी अपनी कहानियों में किया है। कौशिक जी व्यक्ति, परिवार और समाज तथा तत्कालीन युग की परिस्थितियों को अपनी कहानियों का आधार बनाकर चले हैं। अतः उनकी कहानियों में पारिवारिक, सामाजिक भावना, युगबोध एवं परिवेश बोध का दिग्दर्शन सहज, संभाव्य और स्वाभाविक सा दृष्टिगोचर होता है। कौशिक जी को पारिवारिक जीवन का विशेष ज्ञान था। उन्होंने परिवार के भीतर की गहराई में झांककर अपनी कहानियों में पारिवारिक भावनाओं को गंभीरतापूर्वक उजागर करने का सफलतम प्रयत्न किया है। उनकी कहानियां जैसे माता का हृदय, खोटा बेटा, मातृभक्ति, वह प्रतिमा, प्रेम का पापी, मालती का प्रेम, रक्षाबंधन, सुसाहस, प्रतिशोध, साध की होली, संतोष धन, माता की सीख, कर्तव्य परायण, अंतिम भेंट, शांति, अप्रैल फूल, वीर श्रेष्ठ, भूत लीला, प्रेत, महंगा सौदा, दुरुपयोग, पशुवृत्ति, आर्त आदि में माता पिता, पिता पुत्र, स्त्री पुरुष के प्रेम संबंधों, सास बहू के वैमनस्य, वृद्धों की पारिवारिक स्थिति और अन्य पारिवारिक भावनाओं को चित्रित किया है। उनकी कहानियों में समष्टि सत्य की संवेदना, समष्टि विकास की संचेतना, समष्टि मंगल की भावना और समष्टि यथार्थ को आत्मसात करने की प्रेरणा अंतर्निहित है। प्रेमचंद की तरह कौशिक जी भी कहानी की रचना इसी उद्देश्य से करते हैं कि समाज सुधार तथा समाज विकास में
व्यक्ति और परिवार का हित छिपा हुआ हो। संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन तत्कालीन युग में अवश्य था, किंतु धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के संक्रामक होने से इन परिवारों की समस्याएं इतनी अधिक थीं कि पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली का ढांचा चरमराने लगा था। पारिवारिक सदस्यों के व्यवहार और संबंधों में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा था, लेकिन वे फिर भी जुड़े हुए थे। कौशिक जी तत्कालीन परिवार के तत्कालीन समस्याओं से व्यावहारिक रूप से परिचित थे, अतः उनकी कहानियों में अनायास ही तमाम पारिवारिक समस्याएं जो परिवार के स्वरूप को विभत्स करने का प्रयत्न कर रही थीं, अवतरित होती गईं। कहानियों में तत्कालीन पारिवारिक चित्रण के माध्यम से उन्होंने इन समस्याओं को प्रस्तुत किया था, ताकि परिवार इन कहानियों को पढ़कर अपने आप को सुधारने का प्रयत्न कर सके और अपने पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली के आदर्श को अक्षुण्ण रख सके। संयुक्त परिवार प्रणाली में विघटन की आशंका तो तत्कालीन युग की एक भीषण समस्या थी, किंतु इसके अतिरिक्त भी परिवार में कई और ज्वलंत समस्याएं थीं और इन समस्याओं के कारण ही परिवार का स्वरूप विशृंखल हो रहा था। यदि हम इन ज्वलंत समस्याओं पर एक दृष्टि डालें तो वे इस प्रकार थी। पहला, दाम्पत्य जीवन की समस्याएं। इसमें पति पत्नी के स्वभाव एवं विचार वैषम्य, पति द्वारा उपेक्षा, पति की विलासिता, स्नेह प्रेम एवं विश्वास की कमी, बाल विवाह, पारिवारिक कलह जैसे सास बहू, भाई भाई, सदस्य सदस्य, विमाता का दुर्व्यवहार आदि, जो ज़्यादा या कम रूप से उस समय के परिवारों में पाई जाती थी। यदि देखा जाए तो वैवाहिक आदर्श के मूल में श्रद्धा, सम्मान, विश्वास, अपेक्षाएं, त्याग आदि होता है, जो दंपति के जीवन पर्यंत उत्साह, स्फूर्ति, आनंद और नवजीवन प्रदान करता है। वे एक दूसरे के प्रति सहयोग, सद्भावना, सहिष्णुता का परिचय देते हैं। कहानी भाग्य चक्र में कौशिक जी ने भारतीय समाज में विवाह संस्था का महत्व भी प्रदर्शित किया है। कहानी वह प्रतिमा, भ्रम, मालती का प्रेम की पत्नियां क्रमशः चमेली, पार्वती, मालती उपेक्षित पत्नियां हैं, जिनको अपने त्याग, समर्पण, श्रद्धा के बदले अपने पतियों की उपेक्षाएं मिलती हैं। कहानी सौंदर्य की लीला संपूर्ण परिवार से इसलिए तिरस्कृत है क्योंकि वह बदसूरत है। निश्चय ही इस प्रकार की पारिवारिक उपेक्षा एवं तिरस्कार से सहज स्वाभाविक संबंधों में कटुता, विशृंखलता उत्पन्न हो जाती है और परिवार का स्वरूप विभत्स हो जाता है। दूसरा बिंदु है पारिवारिक कलह की समस्या। पारिवारिक कलह का जन्म वस्तुतः पारिवारिक सदस्यों के झगड़ों, विचार वैषम्य, स्वार्थपरता आदि के फलस्वरूप होता है, जिससे परिवार में विघटन के आसार दिखाई देने लगते हैं। कौशिक जी की कहानियों के सृजन में बराबर एक आदर्श की प्रेरणा देखी जा सकती है और साथ ही सुधारवादी भावना का भी उस पर गहरा प्रभाव दिखाई देता है। कहानी माता का हृदय एवं मातृभक्ति में सास बहू के विचार वैषम्य की मानसिकता का मार्मिक चित्रण
प्रस्तुत करते हुए इसके दुष्परिणामों को भी रेखांकित किया है। तत्कालीन परिवारों में सास बहू के झगड़ों के कारण निसंदेह विभिन्न प्रकार के पारिवारिक संकट उपस्थित हो रहे थे, जिनसे इन परिवारों को मुक्ति दिलाना ही कथाकार विश्वंभरनाथ कौशिक जी का मुख्य उद्देश्य दृष्टिगोचर होता है। कहानी विजय में पिता पुत्र के विचार वैषम्य से ही परिवार विशृंखल हो रहा था। कौशिक जी ने पिता को सत्य का साक्षात्कार करवाते हुए परिवार की एकता स्थापित करने का ही प्रयास किया है, जो उनकी पारिवारिक भावना, निष्ठा, ईमानदारी आदि का परिचय देता है। तीसरा बिंदु है आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक समस्याएं। तत्कालीन युग की आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक समस्याएं भी व्यक्ति, परिवार और समाज को प्रभावित कर रही थी, क्योंकि तत्कालीन निम्न और मध्यम परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सामंतवादी पूंजीपति वर्ग इन परिवारों का शोषण कर रहे थे। धर्म की आड़ में पंडित, पुजारी, महंत परिवारों पर अपना आधिपत्य जमाए थे और ब्रिटिश साम्राज्यवाद तो संपूर्ण राष्ट्र का ही शोषण कर रहा था। कौशिक जी की कहानियां माता की सीख, दंगल का टिकट, उद्धार, अशिक्षित का हृदय, स्वार्थ, अतिचार आदि में तत्कालीन भारतीय परिवार को खोखला बना देने वाले घटकों का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। उनकी कहानियों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने तत्कालीन भारतीय परिवार को भीतर तक झांककर देखा है। इस प्रकार कथाकार निर्विवाद रूप से संयुक्त परिवार प्रणाली के पक्षधर थे। उनकी अधिकांश कहानियां संयुक्त परिवार प्रणाली की विशिष्टताओं से परिपूर्ण हैं, जो निश्चय ही उनकी पारिवारिक निष्ठा, ईमानदारी और रचनात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। उनकी कहानी ताई संयुक्त परिवार प्रणाली के संदर्भ में एक सर्वोत्कृष्ट कहानी है। यह चरित्र प्रधान कहानी है। इस कहानी में मानव चरित्र का अच्छा विश्लेषण किया है। लेखक ने इसमें अंतर्द्वंद्व का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। ताई कहानी में बाबू रामदास जी एक धनी आदमी हैं। वे कपड़े की आढ़त का काम करते हैं। परिवार में पत्नी रामेश्वरी देवी, छोटा भाई कृष्णदास, उसकी पत्नी तथा उसके 2 बच्चे मनोहर और चुन्नी हैं। मनोहर अपनी बहन चुन्नी से बड़ा है। वहीं बाबू रामदास निसंतान हैं। वे छोटे भाई के बेटे मनोहर को अपने पुत्र के समान स्नेह करते हैं। निसंतान रामेश्वरी देवी मनोहर पर अपने पति का स्नेह देखकर कुढ़ती रहती है। रामेश्वरी यद्यपि मां नहीं बनी, परंतु उसका हृदय माता बनने की पूरी योग्यता रखता है। उसके हृदय में वे गुण विद्यमान हैं जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उसका विकास नहीं हुआ था। उसका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है, पर उसको सींचकर बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं है। देवर के बच्चों की तरफ उसका ममत्व उमड़ता है, परंतु अपनी संतानहीनता का ध्यान आते ही वह उनसे घृणा और द्वेष करने लगती है। एक दिन वह बच्चों को गोद में लेकर खिला रही थी कि अचानक रामदास आ जाते हैं। अपनी मातृहीनता की कमजोरी पकड़े जाने पर वह कुढ़ती है और उन बच्चों के लिए
मृत्यु तक की कामना करने लगती है। इस बात पर रामदास उसे बुरी तरह डांटते हैं। रामेश्वरी को यह बात बुरी तरह खटक जाती है। एक दिन छत पर रामेश्वरी की उपस्थिति में मनोहर खड़ा पतंगों की उड़ान देख रहा होता है और ताई यानी रामेश्वरी से पतंग मंगवाने को कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। तब मनोहर ताऊ से रामेश्वरी को पिटवाने की धमकी देता है। रामेश्वरी कुढ़कर उसको कोसती है। उसी समय एक पतंग कटकर उसकी छत से होती हुई आंगन में जा गिरती है। मनोहर आंगन में झुककर देखता है और उसका पांव फिसल जाता है। नीचे गिरते गिरते वह दोनों हाथों से छज्जे को पकड़ लेता है और अत्यंत करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाता है, अरे ताई! रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिलती हैं। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा पिघल जाता है और वह उसे बचाने के लिए व्याकुल होकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है, किंतु मनोहर का हाथ मुंडेर से छूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है। यह देखकर रामेश्वरी की चीख निकल जाती है और वह बेहोश हो जाती है। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रहती है और अचेतन अवस्था में मनोहर को न बचा पाने के लिए पश्चाताप करती है। इधर मनोहर की टूटी हुई टांग जुड़ जाती है। होश में आने पर रामेश्वरी सबसे पहले मनोहर के बारे में ही पूछती है और उसे अपने पास बुलाकर खूब रोती है और उसे प्यार करती है। अब मनोहर उसके प्राणों का आधार बन जाता है। उसके बिना ताई को एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता है। अब चुन्नी भी उसको अच्छी लगने लगती है। प्रेमचंद की कहानीगत विशेषताओं की भांति ही विश्वंभरनाथ कौशिक ने भी कहानी ताई में आकस्मिक किसी घटना के द्वारा पात्र का हृदय परिवर्तन करते हुए उसके जीवनगत सत पक्ष को उजागर करने का सफलतम प्रयास किया है। कहानी विशुद्ध रूप से संयुक्त परिवार के धरातल से उठाई गई है, जिसमें निसंतान दंपत्ति की भावनाओं, गृह कलह के दुष्परिणामों तथा अंत में प्रेम पूर्ण वातावरण, सहिष्णुता, सहयोग आदि का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। किसी भी परिवार के लिए ऐसी घटना गंभीर रूप धारण कर सकती है, किंतु रामदास के परिवार में इसका पारिवारिक एकता पर कहीं भी आघात नहीं पहुंचता है, जो निश्चय ही संयुक्त परिवार प्रणाली की प्रतिस्थापना को रेखांकित करती है। हिंदी कथा साहित्य में सामाजिक समस्याओं, चित्रणों, घटनाओं तथा उनके मूल्यांकन को प्रस्तुत करने वाले कौशिक जी प्रथम कथाकार कहे जा सकते हैं। कौशिक जी प्रेमचंद युगीन कथाकार थे, अतः तत्कालीन सामाजिक समस्याएं जो प्रेमचंद के सम्मुख थीं, उनका सामना कौशिक जी को भी करना पड़ा। यही कारण है कि उनकी कहानियों में मध्यम वर्गीय समाज की समस्याएं, मान्यताएं, रूढ़ियां, अंधविश्वास मुखरित होते प्रतीत होते हैं। भारतीय निर्धन किसान श्रमिकों से उनकी गहरी सहानुभूति थी, अतः उनका शोषण करने वाली सभी परिस्थितियों को वे कलात्मक रूप से उजागर करते हैं। बाल विवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, जुआ आदि समाज में व्याप्त बुराइयों की उन्होंने स्पष्ट रूप से भर्त्सना की है। दीपावली पर
जुआ खेलना, होली पर वस्त्र खराब करना और दशहरे पर जानवर की बलि आदि प्रथाएं निश्चय ही समाज के स्वरूप को आघात पहुंचाती हैं। कौशिक जी ने अपनी कहानियों में इन त्योहारों के संदर्भ में यही संदेश देने का सफलतम प्रयास किया है। अतः यह कहा जा सकता है कि कौशिक जी आदर्शवादी, सुधारवादी कथाकार थे, जिन पर गांधीवादी विचारधारा अहिंसा का पूर्ण प्रभाव था। तत्कालीन युग में त्योहारों के नाम पर होने वाले हिंसक कार्यों के प्रति उनकी गहरी अरुचि थी। इस प्रकार उनकी कहानियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे सामाजिक बुराइयों, रीति रिवाजों और हिंसात्मक कृत्यों के घोर विरोधी थे। अतः समाज के स्वरूप को भी वे अपनी भावनाओं के अनुरूप ही डालने के पक्षधर प्रतीत होते हैं, क्योंकि सामाजिक सुधारवादी, आदर्शवादी, यथार्थवादी, ईमानदार, प्रतिबद्ध कथाकार निश्चय ही उन बुराइयों को कभी पनपने देना नहीं चाहता है जो सामाजिक स्वरूप की छवि को आघात पहुंचाती है। उनकी कहानियाँ डोली, शहर की हवा, साध की होली, अनैतिक, व्यभिचारी जमींदारों के चरित्र का उद्घाटन करती है। कहानी अपराधी निम्न वर्ग के प्रति अधिकारों के दुरुपयोग की कहानी है। कहानी नरपशु, लीडरी का पेशा, संशोधन, समाज के ढोंगी चरित्रों का पर्दाफाश करती है। इस प्रकार कहानी कुपात्र, सामाजिक कुपात्रों की ओर संकेत करती है, जो शोषण वृत्ति बढ़ाने में सहायक है। अब भाषा की दृष्टि से कौशिक जी की कहानियों को आदर्श माना जाता है। उन्होंने सरल, सीधी सादी और भावों को प्रकाशित करने वाली भाषा का सफल उदाहरण हम सब के सम्मुख रखा है। भाषा का प्रयोग पात्रों के अनुकूल किया गया है। इनकी कहानियों में स्वाभाविक गति एवं प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग निरंतर दिखाई देता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हमें कौशिक जी को तत्कालीन युग के साथ मिलाकर देखना ही उचित होगा। वे कहानी साहित्य के प्रारंभिक लेखकों में से एक हैं। उनका उद्देश्य यथार्थवादी चित्र को कहानी के माध्यम से हमारे सम्मुख प्रस्तुत करना था। उनकी कहानियों में मानव जीवन, विशेष रूप से भारतीय परिवारों के घरेलू जीवन के सादे किंतु आकर्षक चित्र देखने को मिलते हैं।